ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई क्लास में इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार भारत का संविधान धीरे धीरे इवॉल्व करता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंत में जो है गवर्नमेंट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है। तो जिस प्रकार से एक कह सकते ना कि स्टेज बाय स्टेज जो है हमारा संविधान जो है इवॉल्व करता है, इसका इवोल्यूशन होता है। इसके बाद हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर संविधान का निर्माण कैसे होता है, कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अवधारणा पनपती है और किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, और इसके बैकग्राउंड के बारे में फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या कंपोजिशन था, ठीक है, तमाम चीजों के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अभी पहले हम इसके थोड़ी बहुत बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया पनपाना या फिर जो जन्म लिया वो जो है M.N. रॉय के द्वारा। ही इज कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत ही प्रखर वक्ता थे और M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है, जो है सर्वप्रथम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा। या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो अवधारणा या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक भारत के लिए भी होना चाहिए जो भारत के संविधान का निर्माण करे, वह जो है M.N. रॉय के द्वारा इसकी सर्वप्रथम जो है कल्पना की गई थी। इसके बाद ठीक 1934 के बाद जो M.N. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑर्गेनाइजेशन की बात कही, इसके एक ही साल बाद 1935 में 1935 आते आते तक INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है डिमांड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मतलब 1934 में जो है M.N. रॉय जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अवधारणा पर बात करते हैं। फिर ठीक एक साल के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है डिमांड करने लगती है। यह बातें पूरे भारतवासियों में फैल जाता है, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, कि हाँ एक जो है कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो भारत के भविष्य का संविधान निर्माण कर सके। तो डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू फिर कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रेम्ड बाय द इंडियंस, ओनली इंडियंस। मतलब भारत का जो संविधान होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के द्वारा फ्रेम किए जाएंगे, मतलब सिर्फ भारतीयों के द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा। इसमें कोई एक्सटर्नल मतलब कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अब तक के जितने भी नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशन बनते थे उसमें अंग्रेजों का जो है हस्तक्षेप होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश मेंबर्स जो होते थे उसका उसमें रोल होता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि अब जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो एस्टैब्लिश किया जाएगा, उसमें किसी भी एक्सटर्नल प्लेयर का कोई रोल नहीं होगा। कोई भी अदर कंट्री या फिर अदर मेंबर अपार्ट फ्रॉम द इंडियंस उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द सेंस कि कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उस निर्माण में नहीं होगा। हम बाहर के संविधानों से सीखेंगे जरूर, वह एक अलग चीज है, जो अच्छी चीजें हैं उसे सबको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति के दबाव में, किसी व्यक्ति के प्रभाव के कारण कोई ऐसे प्रोविजन, कोई ऐसे एक्ट, कोई ऐसे शेड्यूल उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जो कि भारतीयों के हित के विपरीत हो। तो जवाहरलाल नेहरू यही कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड अकॉर्डिंग टू एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिकता के आधार पे जो है वोट डालने का अधिकार, एक प्रकार से कह सकते हैं कि each and every Indians have right to vote and each vote has equal value, one vote one value and without any discrimination of caste, creed, class, community और region, religion, sex, gender, किसी भी तरह का जो है रेशियल और कह सकते हैं कि जेंडर, इकोनॉमिक
कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कोई भी बिना मतभेद के, कोई भी बिना विभेद के सभी को वोट डालने का अधिकार को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। मतलब एक वयस्क मताधिकार, एक पार्टिकुलर एज के बाद, जैसे अभी 18 साल है, उसके बाद कोई भी भारतीय जो है वो वोट डाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम किया जाएगा, जो कंस्टिट्यूट किया जाएगा, वो बाकायदा एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे, मतलब वोट जो है एक पार्टिकुलर जो है कंस्टिट्यूएंसी डिवाइड कर दी जाएगी और उस पर फिर वोट डाल के वहां अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे और वह फिर उस संविधान के, उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आकर संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रपोजल को जो 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा उठाया गया, उसे जो है एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है 1940 में, मतलब 5 साल बाद ब्रिटिश की जो है कान खुलती है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है एज ए अगस्त ऑफर में। ठीक है, एक अगस्त ऑफर आता है प्रपोजल, उसके तहत जो है ब्रिटिश जो है एक्सेप्ट करती है 1940 तक कि आप अपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कर सकते हैं। तो सर स्टैडफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, जो कि क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो सर स्टैडफोर्ड क्रिप्स जो है इंडिया आते हैं, भारत आते हैं विथ अ ड्राफ्ट प्रपोजल, एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र से, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रतिनिधि बनकर वह भारत आते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके, क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत आता है एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके, जो कि भारत के संविधान या फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ऑर्गेनाइज करने या एस्टैब्लिश करने की बात कही जाती है। ठीक है, टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि भारत के संविधान का को फ्रेम किया जाए, उसको निर्धारित किया जाए। ठीक है, एंड बट द क्रिप्स मिशन प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग यहां अड़ंगा अटका रही थी। Why? Because they are demanding to divide India into 2 autonomous domain and each domain has a particular or individual's constituent assembly। कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग जो कह सकते हैं 2 नेशन थ्योरी के तहत जो है वह चाहती थी कि भारत का विभाजन 2 टुकड़ों में हो और दोनों टुकड़ों के लिए जो है स्वायत्त और सेपरेट जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए। लेकिन इसके लिए और इसी बात पर लड़ने के लिए मुस्लिम लीग के कारण जो है क्रिप्स मिशन का प्रपोजल फेल हो जाता है और इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और मिशन आता है, वह है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में देखिए, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन जो है वो 2 कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्सेप्ट थी, जो मुस्लिम लीग के द्वारा बताई गई थी या दी गई थी, उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, एंड आफ्टर रिजेक्टिंग द मुस्लिम लीग्स डिमांड ऑफ 2 फ्रेमिंग ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, पुट अ स्कीम फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एक ऐसे स्कीम्स को यह पुट करती है, मतलब कैबिनेट मिशन के द्वारा ऐसा प्रपोजल रखा जाता है कि मोर और लेस सेटिस्फाइड बाय द मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लीग कम और बेश जो है उससे संतुष्ट हो जाती है कि चलो इस प्रकार से जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। एंड कैबिनेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है कंस्टिट्यूटेड इन 1946। तो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के बाद जो है हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली है उस सन 1946 में, इन 1946 में इसका गठन कर दिया जाता है। इसके कुछ बैकग्राउंड थे जो हमने बताए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है इसका कंपोजिशन क्या था, ड्राफ्टिंग चेयरमैन कौन थे, सभी को मालूम है डॉक्टर अंबेडकर, या फिर जितने भी जो है सब कमेटी बनी है और जितने भी कमेटी थे उसके चेयरमैन क्या थे, किस प्रकार से डिबेट डिस्कशन डिसेंट हुआ, कौन कौन से प्रोविजंस बिल्स, इन तमाम चीजों के बारे में आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इसके क्या क्या कंपोजिशन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, इसके जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ पहले देख लेते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था इसका टोटल स्ट्रेंथ क्या था। टोटल स्ट्रेंथ था 389। ठीक है, इसके टोटल जो मेंबर थे, कह सकते हैं कि सदस्यों की संख्या, अगर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों की संख्या अगर निर्धारित की गई थी तो 389, मतलब 300। ठीक है,
389 जो है मेंबर्स जो है इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो है निर्धारित किए गए थे। एंड आउट ऑफ 389 296 वेयर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। देखिए ब्रिटिश इंडिया मतलब जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा डायरेक्टली रूल्ड थे, चाहे जितने भी प्रेसिडेंसीज वगैरह थे और जितने भी प्रोविंसेस वगैरह थे, जो कि ब्रिटिश सबऑर्डिनेट कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनका जो शासन व्यवस्था था वो डायरेक्टली ब्रिटिश के हाथों में थी। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, जो कि ब्रिटिश जो है प्रिंसली स्टेट पे भी अपना आधिपत्य जमा कर रखे थे, बट प्रिंसली स्टेट में थोड़ी बहुत ऑटोनॉमस जो थी रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित था। तो ब्रिटिश इंडिया में जो है 296 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस प्रेसिडेंसीज वगैरह जैसे मद्रास, मुंबई, बंगाल, तो 296 मेंबर्स जो है ब्रिटिश इंडिया के लिए निर्धारित किए गए थे। इसके बाद है 93, ठीक है, 93 मेंबर्स जो है प्रिंसली स्टेट के लिए तय किए गए थे। तो टोटल 389 में 296 वेयर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 वेयर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो ये कंपोजिशन इन न्यूमेरिकल टर्म्स में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि each provinces and princely state allotted seat in a proportion, ठीक है, by population। जितने भी भारत की उस वक्त की जनसंख्या थी उस आधार पे, और सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरे अभी के भारत नहीं, उस वक्त पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरा का पूरा इधर कह सकते हैं कि सुदूर दक्षिण तक, तो जितने भी छोटे बड़े प्रोविंसेस थे और इसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट थे, सभी को जनसंख्या के आधार पर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है, आज कैसे देखिए भारत की जो आज की जो संसदीय प्रणाली है, जो एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो चुने कैसे जाते हैं, जनसंख्या के आधार पर जो है कंस्टिट्यूएंसीज जो डिवाइड कर दिए गए हैं, उस आधार पर जो है इलेक्शन किया जाता है। और हर एक जो है 10 साल के सेंसस के बाद जो है, या फिर अभी तो 2025 तक उसे सीज कर दिया गया है कि 2025 के बाद ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिमार्केशन किया जाएगा, लेकिन उस वक्त जो है प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन के आधार पर जैसे अभी तय किया जाता है, या तय किया गया था या निर्धारित किया गया था कि जो है 389 मेंबर्स को जो है किस प्रकार से डिवाइड करना है प्रिंसली स्टेट में और ब्रिटिश रूल जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे इंडिया में उसके। तो अलॉटेड सीट जो अलॉट किया गया था वो पॉपुलेशन के बेसिस पे और उसी प्रोपोर्शन के आधार पे अलॉट किए गए थे। जैसे 1 सीट एवरी मिलियन, प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन के आधार पर एक सीट को जो है निर्धारित किया गया था, जो वह रिप्रेजेंटेटिव जो है वह चुनकर वहां से आएंगे और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आगे है सीट एलोकेटेड, ठीक है, डिसाइडेड 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। अब तो हम ये न्यूमेरिकल पढ़ लिया, यहाँ बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ सीट पढ़ लिया कि ऑन द व्हाट प्रोपोर्शन, ऑन व्हाट बेसिस द डिवीजन ऑफ सीट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वो टेक प्लेस, ठीक है। और हम लोग अब देखेंगे कि ऑन द कम्युनिटीज बेसिस सीट कैसे डिवाइडेड थे। तो 3 इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला अपनाया गया। सबसे पहला है मुस्लिम्स कम्युनिटी, दूसरा है सिख कम्युनिटी और तीसरा है जनरल। जनरल में सब आ गए, हिंदू आ गए, पारसी आ गए, एंग्लो इंडियंस आ गए, मतलब जो भी थे जनरल में। तो मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम लोग वोट करते थे, सिख्स के लिए भी वही जो है नीति अपनाई गई थी, जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था और सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा थी, वह इसमें बहुत काम करती है इसके इलेक्शन। तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट जनरल, कहने का मतलब है कि जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था कि टू सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम, ठीक है, ओनली द मुस्लिम कम्युनिटी वोट फॉर द मुस्लिम्स, फॉर द ओनली सिख कम्युनिटी वोट फॉर द सिख्स। तो ये जो है ना, कह सकते हैं सांप्रदायिकता का रंग है या फिर कॉमनल रिप्रेजेंटेशन है, कॉमनल अवार्ड है, जो ब्रिटिश के द्वारा जो है इन कम्युनिटीज को दिया गया था डिवाइड एंड रूल के तहत। और जनरल के लिए कोई नहीं, मतलब जनरल में सभी लोग खड़े हो सकते हैं, सभी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो है मुस्लिम, सिख्स कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस को चुना जाता था, एक्सेप्ट जनरल, मतलब जनरल को छोड़कर जनरल सीट पे सभी कैंडिडेट और सभी जो है अपने हिसाब से वोट डाल सकते थे। आगे है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली हेड। और जनरली जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राज्य रजवाड़े थे, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, वो चुने नहीं जाते थे, बल्कि राजा जो है उसे अपॉइंट करके, नॉमिनेट करके कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भेज देते थे, ठीक है।
क्योंकि राज्य रजवाड़े में उतने इलेक्शंस वगैरह प्रिवेल नहीं थे। तो जो है नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली हेड, जो वहां के राजे होते थे, प्रिंसली हेड होते थे, डायरेक्टली या तो वही चल जाते थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अपने आप को रिप्रेजेंट, अपने प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर कोई अपने वो प्रतिनिधि को भेजते थे। तो मोर और लेस कहने का मतलब है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा गठन किया गया था, उसमें अगर न्यूमेरिकल बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, प्रोपोर्शन बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया, और रिप्रेजेंटेटिव कहें तो रिप्रेजेंटेटिव के भी कई आधार थे, जैसे पार्टली इलेक्टेड, कुछ मेंबर्स जो है पार्टली इलेक्ट होके आए थे, कुछ मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड, जैसे प्रिंसली स्टेट वगैरह नॉमिनेट बेसिकली करते थे, और कुछ में जो है लिमिटेड फ्रेंचाइज का और इलेक्शन का यूज करके मेंबर्स जो है इसमें चुनकर आए थे। तो कह सकते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, हम यह नहीं कह सकते कि इसमें सारे के सारे मेंबर एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा चुनकर आए थे। हाँ, कुछ लिमिटेड इलेक्शंस हुए थे, लिमिटेड वोट, राइट टू वोट भी था, जो वोट डालते थे, ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइज, और कुछ मेंबर नॉमिनेट भी किए गए थे, ठीक है, और साथ साथ पार्टली इसमें इलेक्शन भी हुआ था, इलेक्टेड भी कैंडिडेट भी थे। तो मोर और लेस कह सकते हैं कमोबेश इसमें सभी जो है आयामों का मिश्रण था, ठीक है। आगे है जुलाई से अगस्त में 1946 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के चुनाव होते हैं, ठीक है, जिसमें कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस होती है वो जीतती है 208 सीट आउट ऑफ द, मतलब 296 जो है 208 सीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जीतती है इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में। इसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग जो है 73 कैंडिडेट को जिता पाती है, या फिर मुस्लिम लीग से जो है 73 कैंडिडेट जो है जीतते हैं इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनने के लिए, और साथ साथ 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आज भी देखो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ते हैं जीतते हैं। तो ऑल प्रेजेंट, तो कहने का मतलब है कि 208 सीट पे कांग्रेस विजयी होती है, और कह सकते हैं मुस्लिम लीग 73 सीट पे, स्वतंत्र जो है 15 जो है कैंडिडेट चुने जाते हैं। इसके साथ साथ उस समय के जो कुछ अपने फील्ड के एक्सपर्ट या फिर बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी जो थे उनको भी आमंत्रित किया जाता था जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बहस के दौरान, या फिर कुछ उनसे अगर पॉइंट ऑफ व्यू लेना हो। लेकिन मोर और लेस कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा बना और कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग हो रहा था उस कार्यकाल में, उसमें सब लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एक्सेप्ट 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। मतलब उस समय के इन 1946, ठीक है, 1946 में जितने भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, मतलब बड़े बड़े जो शख्सियत थे जो राजनीति में, समाज में एक अहम उनका दर्जा था, ठीक है, उन तमाम लोगों ने संविधान के निर्माण में, या फिर यूं कहूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, चुने गए, और वहां पे जो है आए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने, एक्सेप्ट 2 पर्सनालिटीज। वन इज महात्मा गांधी एंड सेकंड इज मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने जो है किसी पद की इच्छा नहीं की, इसलिए भी उन लोगों ने राजनीति में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आप देखोगे महात्मा गांधी शायद कभी कांग्रेस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो लड़े होंगे, वो अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव दे देते थे कि भाई हम इसका समर्थन करेंगे, हम इसका सपोर्ट करेंगे, या फिर हमने इसे अपॉइंट किया। बट आई डोंट थिंक दैट महात्मा गांधी डायरेक्टली फाइट फॉर एनी इलेक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली उनका जो है महात्मा वो थे, तो वो इलेक्शन वगैरह लड़ा नहीं करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए नहीं गया क्योंकि इसे पाकिस्तान चाहिए था। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये दूसरा चैप्टर है जिसमें किस प्रकार से संविधान का निर्माण होता है, उसमें हम लोगों ने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बैकग्राउंड को पढ़ा कि किस प्रकार से जो है एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अवधारणा जो है प्रारंभ होती है। फिर 1935 में कांग्रेस इसे एक्सेप्ट करती है और वह कहती है कि हमें और हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए या फिर राष्ट्र के संविधान के निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। अगस्त प्लान आता है, क्रिप्स प्लान को ही अगस्त प्लान कहा जाता है। कैबिनेट मिशन आती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन किया जाता है। इसके इलेक्शंस होते हैं, इसके क्या क्या कंपोजिशन थे, किस किस कम्युनिटी क्लास क्रीड के लोग इसमें आए, किस प्रकार से जो है सीट का विभाजन किया गया, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने आज इस पूरे क्लास में आप यही सम अप करते हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।